wisdom and sustainable living, learning for a futuristic world. About the speaker, Sri Harsh Chauhan Mahodayah सामाजिककार्यकर्ता अस्ति. अयं महोदयः 1984 तमे वर्षे M.Tech इत्युपाधिं भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्था IIT दिल्लीतः प्राप्नोत्. एकीकृतग्रामीणविकासे आदिवासीसंस्कृतेः मूल्यानां च संरक्षणे तस्य महती रुचिः वर्तते. सः भारतस्य सर्वकारस्य अनुसूचितजनजातिविषये राष्ट्रीयायोगस्य नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST अध्यक्षचरः अस्ति. I request Shri Harsh Chauhan ji to take over the stage. हेलो, सभी को नमस्कार। जैसा मेरे परिचय में बताया, तो चूंकि ये एकेडमिक चर्चा है, तो मुझे इस प्रकार के रिसर्च और उसका अनुभव तो नहीं है, और जो विषय मुझे दिया गया कि जनजाति समाज और ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स, तो मेरा जो अनुभव रहा एज ए स्टूडेंट, और मैं चूंकि उसी समाज से भी आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि एक जनजाति समाज का और ट्रेडिशनल, या हम जिसको बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसके बारे में उसका दृष्टिकोण कैसा है। क्योंकि काम करते करते, पढ़ते हुए भी, पढ़ते समय लोग क्या जनजाति के बारे में सोचते हैं, और अभी अभी तक भी क्या उसके बारे में जानकारी है। तो जैसा जैसा प्रोफेसर मिशेल उन्होंने बताया कि ये 75 साल पहले शुरू हुआ। मेरे बोलने में थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना, ये कहा जाता है ट्राइबल व्यू, पर ट्राइबल ये शब्द वास्तव में हमको यूरोप ने दिया। हमारे देश में जनजाति समाज, जिसको अब कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में धारणा, हमारे देश की जो कल्पना है भौगोलिक स्थिति की, उसमें नगरवासी, वनवासी और ग्रामवासी ऐसी थी। और ये तीनों प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियां, जीवन यापन भी, उससे व्यवस्थाएं बनी है। और उस व्यवस्थाओं का हमारे ऐतिहासिक संदर्भों में भी देखें और पौराणिक काल से भी देखें, तो उनका परस्पर संबंध, परस्पर ज्ञान परंपराएं, इसका एक अलग पूरा इतिहास है जो किसी ने देखा नहीं। अंग्रेजों ने हमको ये समझा दिया कि ट्राइब नाम की एक कम्युनिटी होती है, और वो असभ्य हैं, थोड़े आदि मानव के नज़दीक है, और उनका उद्धार करना है हमें। उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज देना है, उनको रिलीजन देना है। और मोटे तौर पर जनजाति समाज के बारे में आज भी ऐसा मेरा मानना है। अभी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो एकेडमिक्स में लोग हैं, वो यही पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और इसका एक नुकसान हो रहा है। इसको मैं एक संदर्भ में इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक वाक्य है जो जनजाति समाज बहुत अच्छे से समझता है,
और हमको अंग्रेजों ने गलत समझा दिया। पढ़े लिखा होना और समझदार होना, इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। पढ़ा लिखा होना और ज्ञानी होना, इसका भी कोई संबंध नहीं। लेकिन हम अभी भी यही मानते हैं कि पढ़ने लिखने से आदमी ज्ञानी हो जाता है, पर गांव के आदमी में अभी ये नहीं है। वो जब जिसको अपन ज्ञानी कहते हैं वो जाके गांव के आदमी से बात कहता है और उसकी बात नहीं सुनता है, तो मैं उसको मानता हूँ कि वो समझदार है वो। क्योंकि उसको मालूम है कि पढ़े लिखे होने से ज्ञानी नहीं होते, काम करने से ज्ञानी होते हैं। प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर ज्ञान मिलता है। और जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें, वास्तव में नॉलेज कहना भी मुझे ठीक नहीं लगता, इसको विजडम कहना चाहिए। नॉलेज कहने से कंफ्यूजन होता है, नॉलेज से कहने से उसको केवल इंफॉर्मेशन तक मान लिया जाता है, और ये समस्या है। मतलब वैसे कहने को कह सकते हैं कि नॉलेज ज़्यादा है, पर आम धारणा में, परसेप्शन में नॉलेज बोलते ही ज्ञान हो जाता है। नॉलेज बोलने से और आगे बढ़ के सोचते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है उसी को मानते हैं। और ये ज़्यादा इसलिए महसूस करते हैं हम लोग कि ट्राइबल नॉलेज बहुत अच्छा है, ट्रेडिशनल नॉलेज। इसके बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो ये, अरे उनको लोहा बनाना बहुत अच्छा आता है, उनको जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। इसी पर काम कर रहे हैं अभी सब लोग, लेकिन उनको एक साथ रहना बहुत अच्छी तरीके से आता है, कम्युनिटी के रूप में रहना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये हमारे ध्यान में नहीं आता। कम्युनिटी के साथ रहते हुए बहुत कुछ अच्छा करना आता है, कम्युनिटी के रूप में रहते हुए पर्यावरण को संभालना आता है। इसको हम नॉलेज नहीं मान रहे। लेकिन जिसपे वास्तव में जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो इस पर देखने और समझने की आवश्यकता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो प्रोफेसर मिशेल ने भी बोला कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 75 साल तक हो नहीं पाया, अब शुरू हुआ है, और उसके कारण हमें बहुत उम्मीद भी जगी है। पर इसके लिए सरकारों को इस बारे में बोलना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये सब करने के लिए तो एकेडमिक्स में जो लोग थे उनको करना था ना। हमारा जो पढ़ा लिखा समाज था उसको करने की जरूरत थी। उसके लिए सरकार की आवश्यकता नहीं थी, सर्टिफिकेशन के लिए सरकार की आवश्यकता थी। पर उसमें भी हमने क्या किया? और इसलिए अच्छा तो लग रहा है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सब आया है, पर मैं एक जनजाति के दृष्टिकोण से मैंने अनुभव किया है कि उसमें हमारा ज़्यादातर काम रिएक्शनरी है। हम अभी केवल वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है, इसी में ही अपनी ताकत लगा रहे हैं। हम अभी हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति या हिंदू संस्कृति, जिसको भी अलग अलग नामों से पुकारते हैं, बात एक ही है, उसका अध्ययन करके उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के सामने। अभी तक हमने हमारी संस्कृति क्या है ये खोजना शुरू नहीं किया है। अगर हम ज्ञान परंपरा को ठीक प्रकार से सोचे तो वास्तव में हमारी ज्ञान परंपरा का मूल है कि हम बुद्धि प्रामाण्य के बजाय अनुभूति प्रामाण्य को महत्व देते हैं। अभी भी हम बुद्धि प्रामाण्य तलाश कर रहे हैं, अनुभूति प्रामाण्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। मैं ज़्यादातर जो एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में काम कर रहे हैं, ये मेरी उनसे अपील है कि इस बारे में सोचें। हम पढ़ते जा रहे हैं और उसका उत्तर रिएक्शनरी तरीके से ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में पढ़ना विषय नहीं था, सीखना और सिखाना था। उसमें कम्युनिटी लर्निंग का महत्व है, कम्युनिटी मेमोरी का महत्व है, और ये अगर देखना समझना है तो जनजाति क्षेत्र में जाना होगा। आप हम अभी वेद प्रामाण्य की बात कर रहे हैं। मेरे मन में एक प्रश्न आता है, मैं कुछ एक दो उदाहरण के साथ में उस बात को रखता हूँ। आज से लगभग 20-25 साल पहले
मैं अरुणाचल प्रदेश में गया था, और अरुणाचल प्रदेश में विलेज हेड होते हैं, जो कोई 4-5 गांव के मिला के भी होते हैं। तो विलेज हेड वहाँ के आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं और गांव के नियमों का पालन वगैरह करने की शिक्षा देते हैं। हमने एक प्रशिक्षण वर्ग में उनको इनवाइट किया था, और उसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा का अंतर बताया। उन्होंने बोला, हम लोग ये हॉल में बैठे हैं, इसके अंदर जो वातावरण है और जो बाहर वातावरण है, ये दोनों एक जैसा है और कोई अंतर नहीं है इसमें। लेकिन चूंकि हम यहाँ चार दीवारी में बैठे हैं, अपन इसको हॉल बोल रहे हैं, उसको बाहर बोल रहे हैं। ऐसा ही आत्मा और परमात्मा है। शरीर में है तो वो आत्मा है, और बाहर है तो परमात्मा है। वैसे ही मैं एक झारखंड के बहुत रिमोट गांव में गया था, लगभग उसी के आसपास, और वहाँ के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उस समय थोड़ा झगड़ा झारखंड में शुरू हुआ था कि हमारे भगवान और नगरवासी के भगवान ही अलग अलग है। उन्होंने ये कहा कि अरे भाई, हम सब पहले जंगल में रहते थे, अपने भगवान थे, हम पूजा करते थे। अपने में से ही तो लोग गांव में गए, शहर में गए, किसी ने चित्र बनाना सीख लिया, किसी ने मूर्ति बनाना सीख ली। उसने इसी भगवान का तो चित्र बनाया, इसी भगवान की तो मूर्ति बनाई, झगड़ा काहे का है। ये बड़ी सहजता से उन्होंने कहा। और फिर मैंने थोड़ा उनका वो किया। उन्होंने कहा कि भाई, हम सब लोग जोहार बोलते हैं, सबने जोहार बोलना चाहिए। क्योंकि उसी गांव में रहते थे वो, वहां पर जोहार करके उच्चारण होता है जब आपस में मिलते हैं लोग। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, हम तो यहाँ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, हम लोग राम राम बोलते हैं। हम्म? उन्होंने कहा, "नहीं, आप भी जोहार भी बोला करो।" तो मैंने थोड़ा सा उनसे मजाक में बोला कि हम क्यों बोले जोहार। तो उन्होंने कहा, भाई आप ये सोचो कि राम क्या बोलते थे, राम तो राम राम नहीं बोलते होंगे ना। इतनी सहजता से उन्होंने ये बोला। तो ये उनका विश्वास है। अब ये दोनों ने वेद नहीं पढ़े, इन्होंने कोई पुराण के प्रवचन नहीं सुने, इन्होंने कहीं से बुद्धि आधारित ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। तो ये ज्ञान कहाँ से आया है, ये वास्तव में खोजने की जरूरत है। अगर हमें भारतीय ज्ञान परंपरा का विचार करना है, तो जीने की फिलॉसफी हमारे समाज में जिन्होंने कोई पुराण नहीं पढ़ा, जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा, जिन्होंने कोई प्रवचन नहीं सुने, उनके पास कहाँ से है। यहाँ से हमें शुरू करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। और खास मतलब लगता भी है ये कि वेद, मुझे मुझे नहीं लगता कि वेद कोई देववाणी है। वेदों की रचना हुई है। वेदों की जब रचना हुई, उसके पहले वैसा जीवन होगा, थोड़ा तो जीवन होगा ना वैसा। एक आदर्श कल्पना वेदों में आई होगी, पर उसके पहले लोग जिए होंगे, वो समाज बना होगा। उस समाज ने कहाँ से सीखा और सिखाया, ये सीखने की परंपरा कहाँ से थी, इस पर मुझे लगता है कि काम करने की आवश्यकता है। ये बहुत ज्यादा महसूस होता है जब हम जनजातीय क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि अभी भी हम जनजातीय क्षेत्र में जाते हैं तो हम उनको सिखाने जा रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखना है, तो जो मुझे लगता है, महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, कि अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडियन विजडम की बात कर रहे हैं, तो इसके ओरिजिन पे जाने की बहुत आवश्यकता है। सौभाग्य से वो ओरिजिन अभी हमारे देश की जो 11 करोड़ जनजाति समाज है, वो उसी रूप में जी रहा है। उसके अंग्रेजी का ज्ञान उस तक पहुंचा नहीं है, बहुत हद तक वो पढ़ा नहीं है। लेकिन उसके जीवन मूल्य, उसकी सोचने का तरीका, ये अभी भी, अगर आप जाकर ये दिमाग में से निकाल देंगे कि वो गरीब है, ये बात निकाल देंगे कि उसको व्यवहार करना नहीं आता है, लेकिन वो जी कैसे रहा है, वो प्रकृति के साथ कैसे जी रहा है। हम उसको जाके समझा रहे हैं कि प्रकृति से अच्छे संबंध रखो, उसको अभी प्रकृति शब्द नहीं पता, उसको हिंदू शब्द नहीं पता, उसको सनातन संस्कृति नहीं पता।
लेकिन उसका जीवन व्यवहार हम देखते हैं तो सारे सूत्र मिल जाएंगे अगर आप उसमें से दिमाग में से निकाल दो कि वो असत्य है। और मुझे लगता है कि भारत ही केवल ऐसा स्थान बचा है जहां पर इस प्रकार का जीवन है, अभी कम्युनिटी के रूप में है, और वहां से शुरू करने की आवश्यकता, ऐसा मुझे एक बात लगती है। और ज़्यादातर लोगों से बात की, मुझे जो निराशा हो रही है, जिसको मैंने पहले भी कहा कि मैंने एनईपी के बारे में भी बात किया। एनईपी के बारे में भी ये बात आने लग गई शुरू में कि ट्राइबल कल्चर, और इसके बारे में भी उसमें पाठ होने चाहिए, उनके इतिहास के बारे में पाठ होना चाहिए। सब लोग बोले गवर्नमेंट ने करना चाहिए जल्दी। मैंने कहा गवर्नमेंट आज डिसाइड कर लेगी कि ये होना चाहिए, ये लिखेगा कौन? हम सब पढ़े लिखे वर्ग के लोगों में, एकेडमिक्स में, अगर सरकार ने बोला कि 3 महीने के अंदर स्कूल में जनजाति समाज के बारे में सही चित्रण देने के लिए सिलेबस में पाठ चाहिए, वो कौन लिखेगा? अभी वो है ही नहीं हमारे पास। तो जो बात प्रोफेसर मिशेल ने बोली वो बिल्कुल ठीक लगता है कि उसमें बहुत बड़ा खतरा ये है कि वहां से तो डेडलाइन आ जाएगी। मैं देख रहा हूँ जो एनईपी में लगे हैं कि अभी डिक्लेयर करना है, अभी टेक्स्ट बुक बनाना है, और फिर क्या लिखा जाने वाला है। कई बार मुझे तो डर लगता है उसमें कि जैसा चल रहा था, कम से कम ये तो बोल रहे थे कि अंग्रेजों का लिखा हुआ है, हम उसको नकार सकते थे। ये आ जाएगा तो ये बोलेंगे आपने ही लिखा है, उसके बाद क्या होगा? तो ये बहुत करने की आवश्यकता, और मुझे लगता है कि जिसको बहुत डिफिकल्ट बनाया हुआ है, ये मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, मैं जो झाबुआ में इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ जनजाति समाज में, ये बहुत सरल है, हम इसको कठिन बना रहे हैं। क्यों नेशनल लेवल पे एक टेक्स्ट बुक बनना चाहिए? 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा हमने उसमें अभी हमारे गांव में शुरुआत कर दिया झाबुआ जिले का, कि जिले के सामाजिक अध्ययन का पाठ जिले के में क्यों नहीं बनना चाहिए। क्यों एक किताब बननी चाहिए जिसके लिए सारे देश भर के इंटेलेक्चुअल्स लगे हुए हैं? सामाजिक अध्ययन 6ठी 7वीं 8वीं में आपको भूगोल की समझ पैदा करनी है, नागरिक शास्त्र की समझ पैदा करनी है, इतिहास की समझ पैदा करनी, और फ्लोरा फौना की आपको करना है। सबसे सरल तरीका जो हो सकता है कि उसको मेरा जिला भाग 1, मेरा जिला भाग 2, मेरा जिला भाग 3 नाम की पुस्तकें बनाओ 6ठी 7वीं 8वीं में। उसको बताओ मेरी गांव के पास की नदी कौन सी है, मेरे जिले की नदियां कौन सी, मेरे जिले का टेरेन कैसा है, मेरे जिले में जीव जंतु कौन कौन से रहते हैं, मेरे जिले में कौन कौन से वनस्पति हैं, मेरे जिले की पंचायत कैसी है, वहां से लेके वो कलेक्ट्रेट तक कर ले। ये पढ़ाने के लिए आपको नेशनल लेवल पे लाखों की संख्या में किताब छापने की क्या जरूरत है? क्या आपको जो शिक्षक वहां पढ़ाने वाले हैं वो ये जानकारियां लेके वहां नहीं पढ़ा सकते क्या? हम उसको कठिन कर रहे हैं। हम ब्रिटिश सिस्टम से हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाह रहे हैं, हम हमारी टेक्स्ट बुक वैसी बनाना चाह रहे हैं, और वो बनेगी नहीं। मतलब मैं जो देख रहा हूँ, मैंने डिस्कशन देखे हैं सबके, ऐसा ध्यान में आता है कि हम उसके रिएक्शन में कुछ थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस कर लेंगे, पर वो बात नहीं आएगी। वो जो मूल बात है उसमें कि हमारी ज्ञान परंपरा में सीखना और सिखाना और कम्युनिटी लर्निंग इसका महत्व है, जिसका अभी के फ्रेमवर्क में कोई स्कोप नहीं। अभी के फ्रेमवर्क में चूंकि अंग्रेजों ने हमको बोल दिया कि तुम्हारे माता पिता को कम अकल थी, तुम्हारे दादाजी तो बिल्कुल ही समझदार नहीं थे, तो उनसे मत सीखो, हम आपको सिखाएंगे रिलीजन क्या है, हम आपको बताएंगे परंपरा क्या है। बस इतना बोलोगे अब की बार की परंपराएं अच्छी होती है। उन्होंने कहा था कि परंपराएं बुरी होती है, पर हम इतना पढ़ा देंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं जिन परंपराओं को वो जानता है उसमें क्या अच्छा है, वो आप नहीं बताओगे उसको, आपकी किताबों में नहीं रहने वाला है। तो ये कैसे हम ला सकते हैं, इस पर सोचने की आवश्यकता है। और ये कठिन नहीं है, बहुत लोगों को लगना पड़ेगा। हमारा समाज कैसे सीखता है,
कैसे परस्पर एक दूसरे को सिखाता है, इसको अगर हम ठीक प्रकार से समझ सकें तो सरल है बहुत। और इसीलिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और हम लोगों ने इसको झाबुआ में हमने ये शुरू किया है, और अलग अलग प्रयोगों को करते हुए, जल संवर्धन, वन संवर्धन इत्यादि करते हुए अभी हम एक उस पर काम कर रहे हैं। उसको हम बोलते हैं ग्राम गुरुकुल योजना। अब इसमें क्या होता है कि जो मैं ज़्यादातर चर्चा सुनता हूँ उसमें बोलते हैं कि पुरानी गुरुकुल पद्धति को वापस लाना पड़ेगा। ये पुरानी गुरुकुल पद्धति क्या थी? गुरुकुल यानी नालंदा नहीं है, गुरुकुल यानी तक्षशिला नहीं है। मेरी राय में वो यूनिवर्सिटीज है, और यूनिवर्सिटीज लर्निंग सेंटर नहीं थे। यूनिवर्सिटीज ज्ञान को डॉक्यूमेंट करने और उस पर रिसर्च करने के इंस्टीट्यूट्स थे। लर्निंग तो कम्युनिटी में होती है, मास लर्निंग कम्युनिटी लर्निंग से होती है। वो जो ज्ञान था उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको शास्त्रीय पद्धति से लाना, ये यूनिवर्सिटीज का काम था। नहीं तो कितने गुरुकुल थे हमारे यहाँ। तो हम लोगों ने उसको बोला है ग्राम गुरुकुल योजना। संक्षेप में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें डिटेल में बात हो सकती है, पर मैं संकेत में बता रहा हूँ। हमारी कल्पना यह है कि गांव ही गुरुकुल कैसे बने, उसका प्रोसेस क्या होगा। जो हमें ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा वही थी, गांव ही गुरुकुल था। गांव में ही एक व्यक्ति था जिसको उस विषय का ज्ञान था, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के गांव में उस ज्ञान का छोटे बच्चे से लेके बड़े तक और उसका अपडेशन करने के लिए वो स्वयं प्रयास करता था। उसके लिए वो यूनिवर्सिटीज में जाता था, उसके लिए ज्ञान के अपने अपडेशन के केंद्र थे। लेकिन एक ही गांव में आरोग्य को समझने वाले कोई एक लोग होना चाहिए, दो होना चाहिए, जो संकल्पित है कि मैं अपने गांव को आरोग्य के बारे में बताऊंगा भी और उसकी प्रैक्टिस शुरू करूंगा। जल संवर्धन करना है, उसके लिए मैं करूंगा। वन संवर्धन करना है, वनस्पति का ज्ञान मैं लूंगा। जानवरों को कैसे कैसे होता है, क्या बीमारियां होती, ये करूंगा। तो गांव में उस ज्ञान को रखने वाले, डेडिकेशन से उसको उसका प्रबोधन करने वाले, और नया सीखने की उसके पास कोई व्यवस्था, इस प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता है। इसलिए अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो हम अभी जो सपना देख रहे हैं, जिस पर हम काम शुरू कर चुके हैं, कि हमारे 22 झाबुआ और अलीराजपुर जिले में 22 लाख पॉपुलेशन है। तो हम बोलते हैं कि हमारी ग्राम गुरुकुल विश्वविद्यालय जो रहेगा उसमें 22 लाख स्टूडेंट हैं, 30-40 हजार फैकल्टी रहेगी, और वो 30,000-40,000 फैकल्टी लगातार अपडेटेड रहे नए ज्ञान से, पुराने ज्ञान को कैरी फॉरवर्ड करते हुए नए ज्ञान से भी अपडेट होती रहे। उसकी कुछ व्यवस्थाएं होना चाहिए बाहरी दुनिया में। ये अगर होगा, और ये हमने किया है, हमने जल संवर्धन का काम गांव के 7वीं-8वीं कक्षा पढ़े हुए युवाओं को लेके थोड़ा सा जल संवर्धन के प्रशिक्षण देके, और बड़ी संख्या में तालाब बनाए। अभी 150 तालाब उन्होंने बना लिए हैं। अब वहाँ कोई इंजीनियर नहीं जाता, आपस में सीख रहे, कर रहे। इतना सरल है। पौधे लगाना है, जंगल का संवर्धन करना है गांव से। इसलिए वो फैकल्टी आपको गांव में चाहिए। जो आज से 92-93 में एकल विद्यालय हमने शुरू किए थे झाबुआ में, तो उस समय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हुआ था, शायद आपको याद हो। और उस समय में पूरे देश की लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, इसके लिए प्रोफेसर यशपाल उस समय यूजीसी चेयरपर्सन थे। तो ये पूरे देश में अभियान चला था, सारे एकेडमिक्स के लोग, यूनिवर्सिटी, सब लोग मिलकर अभियान हुआ था, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी लगी थी कि इंडिया का लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए। हमने एक विधानसभा में प्रश्न पूछा था उसके बाद कि कितने लोग साक्षर हुए झाबुआ जिले में, और प्रति उसमें खर्चा कितना हुआ सरकार का, एक झाबुआ के आदमी को साक्षर करना, जिसमें साक्षरता की डेफिनेशन थी हस्ताक्षर करना आना। 42,000 रुपए खर्च हुए थे सरकार के। और उसका जब प्रश्न पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी फैसिलिटीज लेके गए, वो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते।
हम तब युवा थे, हमको एक चैलेंज लगा ये कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कम्युनिटी सीखना नहीं चाहती। तब हमने वहाँ पर एकल विद्यालय शुरू किए थे। हमने लगभग 300 एकल विद्यालय 2 जिलों में शुरू किए और उसमें से 65 विद्यालय 3 साल के अंदर जो परिवारों से के डोनेशन से किया था। 65 विद्यालय फॉर्मल ग्राम भारती के विद्यालय जो फीस से चलते हैं उसमें कन्वर्ट हो गए थे। तो ये बात इतनी है केवल कि कम्युनिटी सीखना चाहती है, कम्युनिटी सिखाना जानती है, आपको फैसिलिटेट करना है। तो इसमें से हमें निकलना पड़ेगा। अभी जब हम कॉलेज के छात्रों के बारे में बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ जो अभी टीचिंग प्रोसेस है वो बीच में से शुरू हुई है। इसको हम लर्निंग प्रोसेस नहीं कह सकते हैं। हमारे यहाँ पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद में आदमी फील्ड में जाता है। ये मैं एज ए स्टूडेंट मुझे भी ये लगा, बहुत महसूस करता हूँ मैं इन बातों को। हम में से जो स्टूडेंट है सबको लगता होगा। वास्तव में लर्निंग शुरू होती है सबसे पहले दर्शन से, एक्सपोजर से। एक्सपोजर से एम्पैथी होती है। एम्पैथी के बाद में मन में प्रश्न आते हैं, जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा के बाद उसकी खोज शुरू होती है। उस खोज की हेल्प के लिए टीचिंग है और वो टीचिंग की मदद लेते हुए, खोज करते हुए कोई समाधान प्राप्त करता है। समाधान प्राप्त करने के बाद में उसको वापस टेस्ट करता है और वो अपनी एम्पैथी से कनेक्ट करता है उसको। वो एक लूप सिस्टम है, फीडबैक कंट्रोल जैसा। उसकी एम्पैथी के साथ वो मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उस पर प्रयास करता है। फाइनली उसको एक संतोष मिलता है और वो संतोष जो है वो उसको आगे काम की दिशा देता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। तो लर्निंग वास्तव में ये है। हमारे साथ दुर्भाग्य ये है कि हमने स्कूल सिस्टम से पढ़ाई शुरू की, कॉलेज भी लगभग वैसे ही अडॉप्ट किए हैं, हम टीचिंग से शुरू कर रहे हैं। मैंने इंजीनियरिंग में इसलिए एडमिशन लिया था क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। सब लोग बोलते थे कि मैथ्स अच्छा है, तुमको इंजीनियर बनना चाहिए। तो मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। इंजीनियरिंग करते करते मुझे लगा कि ये तो थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, तो मैंने मैनेजमेंट पढ़ लिया। मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगने लगा है कि नहीं, अभी मैं अपनी भाषा से तो बहुत दूर हो गया, सब टेक्निकल भाषा मेरे दिमाग में है, तो मैंने जर्नलिज्म कर लिया। तो ये हमारी अपनी स्टूडेंट्स की अपनी एक जर्नी है, जबकि होना ये चाहिए शुरुआत में दर्शन। और बहुत अच्छी बात हुई है कि यूजीसी ने उसमें एक काम शुरुआत किया है और वो 2 क्रेडिट का भी कोर्स ऑफर किया, शायद आईआईटीज भी करेंगी उसको, कि फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले समाज दर्शन करना चाहिए। समाज दर्शन के बाद उसके मन में जब प्रश्न आएंगे उसके समाधान के लिए वो जब पढ़ना शुरू करेगा तब वास्तविक पढ़ना है। अदरवाइज तो आज भी मुझे नहीं पता कि कैलकुलस का क्या मतलब है, 0 to infinity क्या होता है। जब हमने पढ़ा था तब तो पता ही नहीं था, पर पढ़ लिया था, सबने अच्छे नंबर भी लाए थे, चले गए, नौकरियां भी लग गई लोगों की। तो कई बार मैं कहता हूँ कि अभी हमको गणित नहीं पढ़ाया जाता, अभी हमें फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही जो डर मुझे लग रहा है कि समाज शास्त्र को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि कम्युनिटी को कैसे ऑब्जर्व करना, उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना। और ये बड़ा खतरा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम कैसे ठीक करें। मैं जनजाति समाज के बारे में खास तौर से बताऊंगा। तो एक पहली बात यह है कि स्टूडेंट्स ने जितनी छोटी एज में हो सके कम्युनिटीज़ को विजिट करना चाहिए। हमारा अनुभव ये है कि हमने किसी भी फॉर्मल सिस्टम से ना करते हुए भी आईआईटी मुंबई में हम एक बार गए थे 2009 में। महेश जी यहाँ बैठे हैं। तो हम लोगों ने जब बात की स्टूडेंट्स को, महेश जी ने बोला, महेश जी ने एक बात बोली थी कि मैं डिस्कवरी चैनल देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि शेर कैसे रहता है, शेर क्या खाता है, कहाँ सोता है, ये जानने की इच्छा है। और वो लोग बड़ी मेहनत से कैमरे लगा के दिखाते हैं, तो मेरे लिए बहुत रुचि का विषय है। लेकिन वो इसलिए हो सकता है क्योंकि शेर से हम बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। लेकिन झाबुआ के भील से तो आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो, उसको आप कैमरे से क्यों देखना चाहते हो। और ये बात उन 22 स्टूडेंट्स को चुभी। उन्होंने कहा हम अगले महीने वीकेंड पे आ रहे हैं,
वो 22 स्टूडेंट आए, उन्होंने जो परसेप्शन था, जिसको हम इमेज वर्सेस रियलिटी करते हैं, कि ट्राइबल के बारे में जो इमेज थी वो रियलिटी का 2 दिन में उनको अनुभूति हो गई। वापस जाते समय ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे हमने अनुभूति किया था, आधे बच्चे रो दिए थे कि हम सोचते ही नहीं थे कि ऐसी कम्युनिटी रहती है कोई। उसका परिणाम ये हुआ कि अलग अलग IITs में बाद में स्टूडेंट गए। हमारे यहाँ भी 300-400 स्टूडेंट्स इनफॉर्मली आते हैं, कम्युनिटी से कनेक्ट होते हैं, फिर उनको ध्यान में आता है कि जीवन में हमें क्या सीखना है, क्या करना है। अभी आपके IIT रुड़की के 3 छात्र हमारे साथ में, एक 8 साल से हैं, एक 5 साल से हैं, सत्यजीत अभी हमारे साथ में है, 5 साल से हैं वो। तो परीक्षा पास करने के बाद स्वतः ही उनको लगा कि हमें अगर कुछ काम करना है तो यहाँ काम करना है। ऐसे अलग अलग कॉलेज से आ रहे हैं। तो बच्चों में भी ये भूख है, हम उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रॉपर नहीं दे रहे। तो समाज का दर्शन यहाँ से जब हम करेंगे, और वो अब जब डॉक्यूमेंट करेंगे, वो वास्तव में इंडियन नॉलेज सिस्टम होगा। और नॉलेज फिर बार बार चूंकि बोला जा रहा है, वैसे मैं विजडम बोलूंगा इसको, क्योंकि नॉलेज तो एक बहुत छोटी सी साइंटिफिक प्रक्रिया है, मैकेनिकल। पर विजडम का जो महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको सस्टेनेबल लिविंग करना है, फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में जाना है, तो विजडम चाहिए। भारतीय विजडम क्या था कि वो 5,000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल से रह रहे। वो विजडम क्या था, ये वास्तव में IKS है। उसको लाना हो, उसको प्रकट करना हो, तो जनजाति क्षेत्र जैसे जगह पर जाने की आवश्यकता है, वहाँ पे उसको स्टडी करने की आवश्यकता है। और जब मैं कहता हूँ कि स्टडी करना है, तो हम उसको 3 भागों में बांटते हैं: अस्मिता, अस्तित्व और विकास। जब हम अस्मिता की बात कर रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और वैल्यू सिस्टम, कम्युनिटी लिविंग, जीवन मूल्य, ये वो क्या है। और जो अनछुए क्षेत्र है, जो हजारों साल से जी रहे हैं, उनको जब हम देखेंगे तब ध्यान में आएगा कि भारत की संस्कृति कैसे तैयार हुई। उसके बाद में फिर अस्तित्व विषय आता है कि उस अस्मिता के आधार पर अस्तित्व कैसे डिफाइन होगा, उसको क्या अधिकार मिलना चाहिए, उसको क्या शेयर मिलना चाहिए। और उसके आधार पर फिर तय होगा कि विकास का हमारा मॉडल क्या होगा। और नहीं तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के का आनंद लेते रहेंगे, और वास्तव में 5 मिलियन ट्रिलियन के लिए इतनी जल्दी क्या जरूरी है, ये सोचने की जरूरत है हमें। क्योंकि वो करने के लिए हम उन कम्युनिटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं जो भारतीय जीवन मूल्यों को बचाकर जी रही है। उनका इकोसिस्टम ख़त्म करके अगर हमने 10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बना ली, तो क्या बचेगा हमारे पास? हम भी वो मैक्सिको, ब्राज़ील, यूरोप ऐसे हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि IKS का बहुत महत्व भी है, और उसको नई दृष्टि से करने की आवश्यकता है। मैंने संक्षेप में, संकेत में कुछ थोड़ी थोड़ी बातें की हैं, और वैसे भी आप चूंकि इसमें काम कर रहे हैं, पर ये मैं जनजाति समाज की, जिसको मैं कहता हूँ कि एक साइलेंट क्राई है, कि जो भारतीय संस्कृति परंपरा को जी रहा है, उसकी ये साइलेंट क्राई है कि इसको आप सुन लो, उसको समझ लो, तो ही वो भी बचेंगे और बाकी समाज भी आगे चल के फ्यूचर वर्ल्ड तभी ठीक से बन पाएगा। नहीं तो हम आर्थिक दृष्टि से तो समृद्ध राष्ट्र बन जाएंगे, पर विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। Does anyone have any questions? You can speak loudly. हाँ, बिल्कुल सरल बात है। गाँव में जाना शुरू करो और बच्चों को जाने दो। हमारा अनुभव ऐसा है कि इंस्टीट्यूशन जाने नहीं देती, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान बन गया है बहुत अच्छा। UGC ने जो प्रावधान दिया है कि 3 क्रेडिट का कोर्स हर सेमेस्टर में कर दो आप। पहले सेमेस्टर में उसको बोला अपने चॉइस की कम्युनिटी में जाके आए, उसकी रिपोर्ट सबमिट करें। बहुत ज़्यादा फॉर्मेट मत दो,
उसको प्रोजेक्ट मत दो। उसको बोला पहला सेमेस्टर इस बात के लिए है कि आप समझो, जो प्रोफेसर मिशेल ने भी बोला कि आपको स्ट्रेंथ समझना है। अभी क्या होता है, हम गांव में स्टूडेंट को भेजते हैं, उसको बोलते हैं वहां जो कमियां हैं वो देख के आओ, पर सबसे पहले ये देखो कि वो कम्युनिटी इतनी कम उसमें कैसे जी रही है, कैसे रह रही। तो स्ट्रेंथ को समझो, उसको आप सबमिट करो, एक एक सेमिनार करो उस पर, उसको मांगो। अपने आप उसके अंदर एम्पैथी आएगी, अपने आप वो बोलेगा मुझे ये सीखना है। नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर उस पर आगे कंटिन्यू कर सकता है। 4 साल करते करते तक वो किसी एक समाधान को लेकर आएगा, और वो समाधान मल्टी डिसिप्लिनरी होगा उसके विषय के अलावा। उससे अच्छी लर्निंग कोई नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मत है। उसको लिटिगेशन फ्री कर दिया है, आपस में कोई झगड़े नहीं है, कोर्ट में कोई केस नहीं है, राजीनामा करा के और नए केस होते नहीं है। झाबुआ में क्या स्थिति है और उसको कैसे तालमेल बिठाते हैं? वो ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ बचा हुआ है, फिर हमारे देश में से ही था। बहुत सारे मैटर्स पारिवारिक तौर पे, कुटुंबों के तौर पे ही हल होते थे। ट्राइबल एरिया में अभी वो जीवित है, लोगों को याद है। हमारे झाबुआ में उसको बेड़ा बोलते हैं, कि अगर किसी प्रकार का समस्या होती है तो पूरा गांव बैठ के उसका समाधान करता है। जो वहाँ नाना जी के यहाँ शुरू हुआ था वो वैसा ही हुआ है, कि वहाँ की जो ट्रेडिशन थी, परंपरा, उस परंपरा को फिर से याद दिलाया। बिगाड़ा हमने उसको। जस्टिस कोगजे हैं जो पहले झाबुआ के पास के धार जिले के ही हैं, उन्होंने एक बार अपनी बात कही थी, जो बाद में गवर्नर भी थे। उन्होंने कहा था कि हम वकीलों ने जाके बिगाड़ रहे हैं उसको, क्योंकि वहां का आदमी अगर उससे रेज में कुछ बात हो जाती थी तो वो खुद ही जाके बता देता था कि मेरे से ये हुआ, मैंने ये गलत काम कर दिया। उसके घर वाले भी बताते थे इसने गलत किया, उनके वहीं निपटारा भी हो जाता था। अब वकील जाके समझाता है कि तुम अपना जुर्म कबूल मत करना। लिटिगेशन करना हम सिखा रहे हैं। वहाँ की हमारी परंपरा में बहुत सहजता से बहुत सारे सॉल्यूशंस हुए हैं। बहुत मिनिमम लिटिगेशन था, बहुत सरल है वो, तो बहुत आसान है। अभी भी अगर हम देखें तो हमारे देश में कुटुंब के मामले कोर्ट में बहुत कम जाते हैं। जाते हैं, अब जाने लगे हैं, पर वैसे कम जाते हैं। हम उसको भूल गए हैं। अगर उसको देखना समझना है तो गांव में अभी कैसे होते हैं ये समझना। प्रॉपर्टी के बंटवारे हो जाते हैं, बड़े से बड़े झगड़े सुलझ जाते हैं। उसको हमने समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगी, हमें भी ठीक से जीना आ जाएगा वास्तव।